नमस्कार, मैं प्रोफेसर रमा, प्राचार्य हंसराज कॉलेज, आज आप सब से हिंदी सिनेमा में साहित्यिक विमर्श इस पर बातचीत करूंगी। और इसका जो पहला भाग है, क्योंकि सिनेमा पर हमें बात करते समय कुछ फिल्मों पर भी बात करनी चाहिए, लेकिन फिल्मों पर आने से पहले भाग में हम साहित्यिक विमर्श किस तरह से हिंदी सिनेमा में आ रहे हैं उसका एक वैचारिक विश्लेषण आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वैचारिक विश्लेषण करते समय हम लोग साहित्यिक विमर्श की भूमिका पर बात करेंगे। तत्पश्चात साहित्यिक विमर्श और सिनेमा पर बातचीत करते हुए अवश्य ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सिनेमा आज एक कला के रूप में सर्वमान्य हो चुका है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया चली, जिसमें पश्चिम के सीने सिद्धांतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिनेमा को कला के रूप में प्रतिष्ठित करने में पश्चिम और पूर्व के मिले जुले प्रयासों की बड़ी भूमिका है। शुरुआती चरण में सिनेमा को कला के रूप में देखना केवल एक फिल्म सराहना मानी जाती थी। यह क्रम 50वें दशक के पूर्वार्ध तक लगातार चलता रहा। आज लगभग 100 वर्षों से सिनेमा हमारे साथ है। इस दौरान निश्चित ही इसने अपने लिए एक शास्त्रीय कला विधा के रूप में विशेष जगह बना ली है। दरअसल अन्य कलाओं की तरह सिनेमा भी देश काल, सामाजिक संरचना और व्यक्ति की समस्याओं से सीधे जुड़ा रहता है। साथियों, आज हम जो सिनेमा देखते हैं वह कोई चमत्कार या क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, बल्कि सिनेमा की खोज एक लंबे वैज्ञानिक आविष्कार का नतीजा है। पिछले 150 वर्षों में इस समाज, सभ्यता तथा संस्कृति के साथ कई चीजें जुड़ी हैं। इन नई चीजों में समाज, संस्कृति एवं सभ्यता को गहराई से प्रभावित करने वाली दुनिया के सर्वाधिक बड़े और अनूठे कला माध्यमों से सिनेमा का जुड़ना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सिनेमा आज के दौर का एक महत्वपूर्ण कला माध्यम है और इस कला माध्यम का अपने समाज से गहरे स्तरों पर जुड़ाव है, क्योंकि जब इस माध्यम का समाज से जुड़ाव नहीं होता तो यह माध्यम निरर्थक सिद्ध हो जाता है। इसीलिए सिनेमा बुनियादी रूप से समाज से अलग हो ही नहीं सकता। फिल्म मनोरंजन के लिए निर्मित हो या केवल पैसा कमाने के लिए, वह कला के रूप में तो अद्वितीय है। सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को बड़ी खूबसूरती से प्रस्तुत किया है, लेकिन सिनेमा को केवल और केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि सिनेमा समाज को गहराई तक प्रभावित करता है और खुद प्रभावित भी होता है। इसीलिए माना जाता है कि सिनेमा पर गंभीरता से विचार करने वाले चिंतकों की, जिसमें फिल्म निर्माता भी शामिल हैं, इस विषय पर स्पष्ट रूप से 2 तरह की विचारधाराएं हैं। आप में से कुछ मानते होंगे कि जो पहली विचारधारा है उसके अनुसार फिल्में सामाजिक व्यवस्था अथवा समाज के अंदर होने वाले घटनाक्रम को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती, जबकि साहित्य और सिनेमा का गहरा संबंध है। कला मनुष्य की सृजनात्मकता की परिचायक है। मनुष्य ने कभी अपनी अभिव्यक्ति तो कभी मनोरंजन के लिए अनेक कलाओं का निर्माण किया। अन्य कलाओं में सिनेमा सबसे लोकतांत्रिक माध्यम माना जाता है और हर वर्ग तक आसानी से पहुंचने में सक्षम भी है। सिनेमा को हमेशा मनोरंजन का माध्यम समझा गया, इसलिए गंभीर कला के रूप में उसे कभी
स्वीकार ही नहीं किया गया। एक समय के बाद सिनेमा ने यथार्थवादी फिल्मों का निर्माण कर इस तथ्य को तोड़ दिया कि सिनेमा केवल और केवल व्यापार है। सत्यजीत रे, विमल रॉय, राज कपूर, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी आदि इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। इन सब फिल्मकारों ने यह साबित किया कि सिनेमा व्यापार और व्यवसाय के साथ सामाजिक समस्याओं और संवेदनाओं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने में सक्षम है। सिनेमा के व्यापारी होने की धारणा से ही बौद्धिकों ने इसे साहित्य का हिस्सा मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, जबकि सिनेमा बनने की प्रक्रिया साहित्य से ही आरंभ होती है। राही मासूम रजा ने इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा है। वे कहते हैं, फिल्म कला है या व्यापार? मैं फिल्म को साहित्य का अंग मानता हूं। आज के मानव में आत्मा की पेचीदगी को अभिव्यक्त करने के लिए साहित्य के पास उपन्यास और फिल्म के सिवा कोई साधन नहीं है। मैं यहाँ यह प्रश्न नहीं छोड़ना चाहता कि कविता का क्या बनेगा। इसी के साथ जब हम साहित्य विमर्शों पर दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट होता है कि यह युग विमर्शों का है। इस समय में समाज के वंचित वर्ग ने अपनी अस्मिता और अधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अस्मिता की यह लड़ाई पहचान से अधिक सम्मान की है। यह विमर्श किसी जाति, धर्म और जाति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अपनी समानता और अधिकार के लिए है। वर्तमान में हिंदी साहित्य में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और आदिवासी विमर्श मुख्य विमर्श के रूप में जाने जाते हैं। समाज के वंचित वर्ग ने साहित्य की प्रत्येक विधा में विलेखन किया है। कविता से आरंभ हुआ यह विमर्श अब आत्मकथा, कहानी, उपन्यास आदि विधाओं में बखूबी विस्तार पा चुका है। हाशिए के विमर्शों ने समाज की मुख्य धारा के साहित्यिक लोगों को अपनी ओर लगातार आकर्षित किया है। साहित्यिक चिंतन के दायरे में मूलतः अपनी अस्मिता और सम्मान के लिए संघर्ष है। दलित, स्त्री, आदिवासी, किन्नर आदि समाज में जब लिखना शुरू किया गया तब उनके पास साथियों कोई भाषा नहीं थी, लेकिन उनकी संवेदनात्मक अनुभूति ने बहुत जल्द ही अपना स्थान साहित्य में विशेष रूप से बना लिया। साहित्यिक स्त्री विमर्शों ने मात्र 2 दशक में वैश्विक पहचान बनाई है, तो उसका कारण केवल उसमें निहित अनुभूतियां हैं। इन विमर्शों ने कला विधाओं को गहराई से प्रभावित किया, जिससे इन पर नाटकों और फिल्मों का निर्माण होना आरंभ हो चुका है। साथ ही दलित, स्त्री और आदिवासी मुद्दे को फिल्मों में उठाना भी आरंभ कर दिया गया है। सिनेमा साहित्य और समाज में अपनी पैठ बनाकर रखता है। साहित्य सिनेमा का आधार है जो समाज को एक दिशा भी देता है, क्योंकि जो साहित्य किसी भी माध्यम के द्वारा समाज को दिशा नहीं देता वह साहित्य भी निरर्थक होता है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था में हुए परिवर्तन को सिनेमा में अभिव्यक्ति मिलती है। साहित्य और सिनेमा का उद्देश्य ही है समाज को सही दिशा देना, और चाहे साहित्य हो चाहे सिनेमा हो, यदि वे समाज को सही दिशा नहीं देते तो वे बहुत लंबे समय तक याद नहीं किए जाते। साहित्य सिनेमा के कंधे पर सवार होकर आम जनता तक पहुंच जाता है। साहित्य सिनेमा को स्वर देता है, सिनेमा साहित्य को लयबद्ध करता है। माना तो ये जाता है दोनों की भूमिका को देखते हुए कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। बेहतर साहित्य द्वारा ही बेहतर सिनेमा बनाया जा सकता है, और
यही दोनों मिलकर बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। और जब हम साहित्यिक विमर्शों में सबसे पहले दलित विमर्श की बात करते हैं तो सिनेमा के 100 साल के इतिहास में दलितों के बारे में ज़्यादा फिल्में हमें दिखाई नहीं देती हैं। शुरू में ऐसा लगा कि गांधी जी और उनकी तरह ही दूसरे सुधारकों की मदद से यह विषय लोकप्रिय होगा, लेकिन जल्दी ही ऐसी फिल्में मुख्य धारा के विषय से बाहर चली गईं। क्या भारतीय दर्शक ऐसी फिल्मों के लिए तैयार नहीं है? मुझे लगता है कि आधुनिक सिनेमा में सब कुछ दिखाया जाता है, इसलिए इस विषय से इतना ज़्यादा डर बड़ा कभी कभी अजीब भी लगता है। जब हम बॉलीवुड फिल्मों की संख्या के बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि दलित न सिर्फ जाति के वरीयता क्रम से बाहर हैं, बल्कि सिनेमा से भी बाहर हैं। 100 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या वाले देश के सिनेमा में बहुजन जीवन के स्वाभाविक चित्रण का अभाव अवश्य ही चिंताजनक है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण संभवतः यह है कि बहुजनों का बड़ा हिस्सा अभी भी सिनेमा के उपभोक्ता समुदाय में तब्दील नहीं हुआ है। यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि उनकी परिस्थितियों को स्वाभाविक तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। यदि हम दलित समस्या पर ही केंद्रित रहेंगे और सिर्फ सुधार के आग्रही के बतौर दलितों का चित्रण करेंगे तो वे कभी समाज के स्वाभाविक हिस्से की तरह दिखेंगे ही नहीं। इसलिए हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदी सिनेमा में दलित समाज की स्थिति का कुछ इस तरह से जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है उसमें हम सुधार करें। सिनेमा में दलित समाज को लेकर कई तरह के विवाद हैं। आप मानेंगे कि पहला विवाद तो यही है कि हिंदी सिनेमा में दलितों की उपस्थिति ही बहुत कम है और उसके साथ लगातार भेदभाव किया जाता है, जबकि सामान्य सी जानकारी यही है कि सिनेमा में ऐसी मानसिकता के लोग टिक ही नहीं सकते हैं। उनकी भागीदारी को लेकर समय समय पर अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। यह सवाल बड़ा बुनियादी है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कला में जाति आधारित कार्य देना जायज है? क्या यह निर्देशक और निर्माता पर निर्भर करता है कि वह फैसला करे कि किसे काम दे और किसे ना दे? भारतीय सिनेमा में जब तक भारत के दलित बहुजन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व एवं यथार्थपूर्ण फिल्मांकन नहीं होगा, तब तक भारतीय सिनेमा सच्चे अर्थों में भारतीय नहीं बन सकेगा। कई लोग अक्सर यह भी तर्क देते हैं कि साहित्य, कला और सिनेमा को जातिवाद, क्षेत्रवाद और भौगोलिकता की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। सिनेमा बनाना एवं सिनेमा के लिए विषय एवं कलाकारों का चुनना निर्माता व निर्देशक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल हिंदी सिनेमा में दलितों का चित्रण उनकी समस्याओं को उठाकर किया जाता रहा है, लेकिन इन फिल्मों में समस्या का समाधान नहीं दिखाया गया, जबकि किसी को प्रोत्साहित करने के लिए, किसी को सही दिशा देने के लिए समस्या उठाने के पश्चात उस समस्या का समाधान मिल जाए तो वह उत्साहित होता है। 1980 के बाद समानांतर सिनेमा के प्रारंभ ने हाशिए के समाज को सामने लाने का सफल प्रयास किया। दलित जीवन में जो प्रतिरोध की भावना थी, इस दौर में पूरी सच्चाई के साथ सामने आई। फिल्मकारों ने बड़ी हिम्मत के साथ हाशिए के समाज को अभिव्यक्त किया। हिंदी सिनेमा में हाशिए के समाज को
ध्यान में रखकर हमेशा ही फिल्म निर्माण होता रहा है। आरंभ से ही प्रत्येक वर्ष दलित समस्या केंद्रित फिल्म प्रदर्शित होती रही है। अक्सर कई आलोचक इस बात से नाराज भी होते हैं कि फिल्मांकन ठीक नहीं हुआ या दलित समाज को ठीक से पर्दे पर व्यक्त ही नहीं किया गया। यह प्रश्न तो बुनियादी है, लेकिन समस्या भी छोटी नहीं है, क्योंकि पर्दे पर दलित जीवन को पिरोना वास्तव में बहुत ही मुश्किल है। उसका कारण भी है कि दलित आदिवासियों के अक्षेत्र स्थान, भाषा, बोली, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज आदि की जानकारी इकट्ठी करना और उनके दुख और वस्तुस्थिति से स्वयं को जोड़ पाना न सिर्फ निर्देशक बल्कि नायक नायिका के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। इन तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता होगी, तभी दलित आदिवासियों की वास्तविक स्थिति को पर्दे पर संजीदे ढंग से फिल्माया जा सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है और वह है दर्शक वर्ग। भारतीय संदर्भ में यदि बात की जाए तो मध्य वर्ग है वह ही सबसे अधिक फिल्में देखता है और उनसे प्रभावित भी होता है। पर मध्य वर्ग के फिल्म देखने का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है। फिल्म से कोई शिक्षा या प्रेरणा मिल जाए तो वो बाई प्रोडक्ट के रूप में ही देखी जाती है। कई आलोचक इस बात से अक्सर नाराज होते हैं कि क्या हम मध्य वर्ग को फिल्म देखने के लिए कोई उसका प्रमुख जो उद्देश्य है जिसे कि वो बाई प्रोडक्ट के रूप में देखता है, तो क्या इसमें सुधार करने की आवश्यकता है? दरअसल हिंदी सिनेमा में दलित समाज की उपस्थिति को लेकर अक्सर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं और उनमें जो सबसे बेबुनियादी अक्सर मुझे लगता है, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें निर्माता और निर्देशक प्रतिभा के हिसाब से काम देता है, ना कि जाति के आधार पर। मुद्दा यह होना चाहिए कि दलित समस्या और उस पर बनने वाली फिल्मों से दलित जीवन का सरोकार कितना है। क्या फिल्म अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पा रही है या मात्र खाना पूर्ति कर रही है? उसी को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दलित फिल्मों की चर्चा करना अति आवश्यक है। 30 के दशक में अछूत कन्या प्रदर्शित हुई, जो एक अछूत लड़की की कहानी है। कस्तूरी नाम की अछूत कन्या का चित्रण निर्देशक ने बहुत समझदारी से किया है। इस फिल्म में छुआछूत की समस्या को नहीं दिखाया गया, बल्कि प्रेम समस्या पर केंद्रित इस फिल्म में जातीय व्यवस्था का एक चेहरा दिखाकर कहानी आगे बढ़ा दी गई है। दलित जीवन को यथार्थ से प्रस्तुत करने की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे दलितों का सिनेमा में प्रवेश हो। जब तक दलित समाज की उपस्थिति फिल्मों में नहीं होगी, तब तक दलित पर्दे पर सिर्फ दलित समस्या को उठाया जाएगा, उनकी समस्या को नहीं। भोगा हुआ यथार्थी पर्दे पर वास्तविक जीवन को चित्रित कर सकता है। इसी तरह से दलित के बाद जब हम आदिवासी समाज पर दृष्टि डालते हैं तो सिनेमा वर्ष 2013 में 100 वर्ष पूरे होने पर हिंदी सिनेमा में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वह है सिनेमा का लोकतांत्रिक होना। सन 2000 से पूर्व हिंदी सिनेमा की छवि अभिजात्य थी। सामान्य व्यक्ति न फिल्म बना सकता था, ना ही उसमें कार्य कर सकता था। तकनीक के बढ़ते प्रभावों ने सिनेमा विधा को सरल किया। आज मोबाइल से भी छोटी छोटी सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली फिल्मों का लगातार निर्माण हो रहा है। इधर की फिल्मों में फिर से साहित्य की वापसी हुई है। साथ ही दलित आदिवासी मुद्दों को भी मजबूती से उठाया जा रहा है। मनोरंजन सिनेमा का पहला सत्य है, लेकिन उसका समाज को दिशा देना भी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आदिवासी समाज
आज भी सरकार और व्यवस्था के द्वारा विकास के नाम पर छला जा रहा है। ऐसे में सिनेमा में उसकी भूमिका तय करना अति आवश्यक है। गौर से देखें तो आदिवासी समस्या केंद्रित फिल्मों की संख्या बहुत नहीं है, लेकिन कुछ फिल्मों के पात्रों, कहानी और उसमें उठाए जा रहे मुद्दों द्वारा भी आदिवासी समस्या को समझा जा सकता है। आरंभिक सिनेमा की विषय वस्तु पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से होती थी। समय के साथ समाज को दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध कलाकारों ने सिनेमा में यथार्थ जीवन को प्रस्तुत करने के लिए कई ऐसी फिल्मों का निर्माण किया जिसमें आदिवासी जीवन संघर्ष और त्रासदी को देखा जा सकता है। आरंभ में फिल्मों में भारतीय समाज को गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया गया। उनके यथार्थ रूप को ठीक से प्रस्तुत ही नहीं किया गया। फिल्मों में आदिवासियों को या तो बहुत भोला भाला दिखाया गया या बहुत ही बर्बर। दोनों अतिवादों में लगभग असभ्य दिखने की कोशिश हुई है। बाहरी समाज के फिल्मकारों द्वारा आदिवासियों पर बनी फिल्में एक तरह की सुधारवादी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाती। कुछ फिल्मकारों के प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन आदिवासी समाज से अपरिचय के कारण वे भी आदिवासी समाज के सच को उस तरह से सामने नहीं ला पाए। ऐसे में आदिवासी फिल्मकारों की कोशिश पर बात करना जरूरी हो जाता है। साथ ही जरूरी है गैर आदिवासी और आदिवासी फिल्मकारों के प्रयासों की तुलना करना। आज़ादी से पहले भारत में फिल्मों की जब शुरुआत हुई तब फिल्में मूक होती थीं, किंतु आज़ादी के बाद भी फिल्मों में दलित और आदिवासी मूक हैं। उनकी ओर से कोई और बोल रहा है। यही स्थिति अश्वेतों को लेकर अमेरिकन अफ्रीकन फिल्मों की भी थी, लेकिन अब वहाँ विविधता है। वहाँ अगर फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री गोरों के साथ काले नहीं होंगे तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म चलने ही नहीं दी जाएगी। जबकि हमारे यहाँ दलित आदिवासी फिल्म उद्योग के इलाके में पांव ही नहीं रख सकते हैं। आदिवासी समाज की भाषा, बोली, संस्कृति, परंपरा, रीति और रिवाज सामान्य जनजीवन से अलग होने के कारण उन पर फिल्म जैसी महंगी विधा का निर्माण करना सचमुच बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। ना समझने के कारण फिल्मों में यह सब मात्र मनोरंजन का साधन बनकर रह जाता है। देखने में अक्सर यह आता है कि सिनेमा में आदिवासी लोग की समस्याओं को समझने की बजाय उन्हें मनोरंजन के नाम पर वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि आदिवासी समाज को, उनकी समस्याओं को, उनकी जरूरतों को और उनकी भावनाओं को समझकर हमें उन पर आधारित फिल्में बनाने की आवश्यकता है। आदिवासी जीवन पर फिल्मों के निर्माण हेतु सरकारी संस्थाओं को आगे आना होगा। बहुत सारे कलाकार, निर्देशक, गीतकार, पटकथाकार आदि का रुझान लगातार इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन पैसे के अभाव में फिल्में नहीं बन पाती हैं। अर्थपूर्ण फिल्मों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध 70 के दशक में आरंभ हुआ समांतर सिनेमा इसलिए कुछ वर्षों में दम तोड़ देता है। हिंदी सिनेमा में हर दौर में ऐसी फिल्मों का निर्माण होता रहा है जो प्रासंगिक हों। सामाजिक मूल्यों को अभिव्यक्ति देने के लिए सिनेमा आज भी सबसे सरल और एक ही बार में बहुतायत लोगों तक पहुंचने वाली विधा है। दलित और आदिवासी समाज पर सामंतीपना और बाजार का व्यापक प्रभाव है। जहां एक तरफ दलित समुदाय सामंती प्रवृत्तियों से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं आदिवासी आज सरकार द्वारा प्रायोजित झूठे विकास पर आधारित बाजार के कारण अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। भारतीय संदर्भ में सरकार सामंती प्रवृत्तियों और बाजार की प्रवृत्तियों की नियामक है। आज सिनेमा में पूंजी का व्यापक प्रभाव है। इन सब को सम्मिलित करके देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि कोई निर्देशक कैसे सरकार या पूंजी के खिलाफ जा सकता है, जबकि वह उसका प्रोफेशन है। इससे आगे दलित आदिवासी विषय पर फिल्म निर्माण करना निश्चित तौर पर आज इनके
विरोध में जाता है। अतः हमें आदिवासी समाज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे फिर कभी हम लोग दलित और आदिवासी जीवन पर जितनी फिल्में बनी हैं उन फिल्मों पर भी अवश्य चर्चा करेंगे। धन्यवाद।